स्क्रीन विजिबल है आपको? So today Yes, sir. now we will study project risk management. Okay. So what is project risk? There are 6 processes. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sorry, one more has been added into it. This implement risk responses. This was added in 6th edition only, है ना? पहले 6 हुआ करते थे, ये 7वां implement risk responses इसमें आया है। इसमें से आप कोई बता सकते हो ये 7 प्रोसेस रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग रिस्क आइडेंटिफिकेशन कौन कौन से ये इसमें प्रोसेस ग्रुप से होंगे? ये एनी गैसेस? ये 7 प्रोसेसेस हैं, एक एक करके पढ़िए आप और गैस करिए कि ये कौन से प्रोसेस ग्रुप से हैं। नॉलेज एरिया तो प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट हो गया सबका, अब प्रोसेस ग्रुप कौन सा है? सर रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग तो प्लानिंग वाले में होगा। हाँ, और कौन सा? Yes, sir. अच्छा, हाँ, एंड सर इम्प्लीमेंटेशन भी सर एग्जीक्यूशन में ही आएगा सर। यस, एंड सर मॉनिटर रिस्क रेस्पॉन्सेस से मॉनिटरिंग में आएगा। ओके, एंड सर रिस्क आइडेंटिफिकेशन भी आई गेस सर प्लानिंग में ही आएगा सर। यस। ये सर कंप्लीटेड। देखिए 1 से लेके 5 तक ये सब प्लानिंग में, गौर से समझने की कोशिश करिए, क्योंकि एग्जीक्यूशन में तो हम रिस्क रेस्पॉन्सेज को इम्प्लीमेंट करते हैं। रिस्क रेस्पॉन्सेज प्लान करने तक प्लानिंग में आएंगे, ये सब प्लानिंग में। रिस्क आइडेंटिफिकेशन, क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस, क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस, प्लान रिस्क रेस्पॉन्सेज, क्योंकि एनालिसिस के बाद हम प्लान करेंगे इसको, ठीक है। एंड इम्प्लीमेंट रिस्क रेस्पॉन्सेज एंड मॉनिटर रिस्क रेस्पॉन्सेज, ये एजुकेशन में और मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग में है। इज इट क्लियर? ठीक है ना? सो व्हाट इज रिस्क? रिस्क normally whenever we talk of risk we talk of threat only. Risk is considered to be negative. Normally हम बात करते हैं कि वो काम मत करो, इसमें रिस्क है, बाहर मत जाओ, बारिश आ जाएगी, भीग जाओगे, या जल्दी निकलो नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी, है ना, या गाड़ी तेज मत चलाओ नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। व्हाट एवर वी टॉक रूटीन लाइफ में हम बात करते हैं रिस्क की, तो हम थ्रेट की बात करते हैं कि नेगेटिव बात करते हैं, है ना। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिस्क, प्योर रिस्क एंड बिजनेस रिस्क। प्योर रिस्क हमेशा थ्रेट होती है, जो रियल लाइफ में हम रिस्क की बात करते हैं वो हमेशा नेगेटिव होती है। प्योर रिस्क इज कंसिडर्ड टू बी नेगेटिव ओनली एंड यूज्ड एज ए थ्रेट। ये जितनी भी हमने एग्जांपल अभी बात की है ये नेगेटिव है केवल, और ये थ्रेट की तरह यूज हो रहे हैं, है ना। लेकिन बिजनेस में रिस्क जो है वो कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये बहुत अजीब बात है, मेरे को भी, मैंने जब पहली बार पढ़ा तो मुझे नहीं समझ में आया था, कई बार पढ़ने के बाद मेरे को क्लियर हुआ कि हाँ ये बात सही है कि बिजनेस में रिस्क पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। नेगेटिव मींस थ्रेट एंड पॉजिटिव मींस अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना। तो रिस्क थ्रेट नहीं है, एक्चुअली रिस्क है अनसर्टेनिटी है। रिस्क, चाहे आपने सोचा, रिस्क का मतलब क्या होता है, अगर आपने सोचा 100 रुपए कमाओगे तो 80 कमाओगे तो भी रिस्क है, और 120 कमाओगे तो भी रिस्क है। रिस्क मीन्स अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी कैन बी पॉजिटिव आल्सो, नेगेटिव आल्सो। तो बिजनेस में हम दोनों तरह से हैंडल करते हैं इसको, और इस नॉलेज एरिया में भी वी विल बी हैंडलिंग पॉजिटिव रिस्क एंड नेगेटिव रिस्क। हालांकि फिर भी मैं मानता हूं कि 90% केस में नेगेटिव ही होती है रिस्क। 90% केस में हमारा माइंडसेट बिल्कुल नेगेटिव ही मान के चलता है रिस्क, ठीक है। अब पीएमआई क्या कहता है? पीएमआई के हिसाब से रिस्क की डेफिनेशन क्या है? PMI says that risk is defined as an uncertain event or condition that, if it occurs, has an effect on at least one project objective, scope, time, cost and quality. यानी अगर कोई अनसर्टेनिटी किसी प्रोजेक्ट के किसी आउटकम पे इंपैक्ट कर रही है तभी वो रिस्क है। अगर बारिश हो रही है और अगर उसकी वजह से काम रुकता है आपका, या कोई रेट बढ़ जाता है किसी मटेरियल का, then only it is a risk, project risk, otherwise it is not a risk.
अगर और कोई बात है, कोई एट्रिशन है, कोई लेबर शॉर्टेज है, वो अगर आपके प्रोजेक्ट को इम्पैक्ट कर रही है, आपके प्रोजेक्ट के स्कोप को इम्पैक्ट कर रही है, टाइम को कर रही है, कॉस्ट को, क्वालिटी को, देन ओनली इट इज ए project risk. It will be considered as a risk. So risk is defined as an uncertain event, कोई event or a condition that if it occurs has an effect on at least one project objective. हालांकि इस effect में ये भी आना चाहिए have an effect negative or positive on at least one project objective. So this is clear. Now what is the objective of हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको? What is the objective? What is the purpose behind it? The purpose is to increase the probability and impact of positive events and decrease the probability and impact of negative impacts. इस प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट में दो टर्म आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट. कोई मेरे को बता सकता है इस बात से आपको क्या समझ में आता है प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट से? ओके, है ना? हाँ हाँ हाँ, क्या इम्पैक्ट आएगा, है ना? हाँ, और इम्पैक्ट अपन किस किस चीज पे देखेंगे? जो हमने चार चीज देखी, स्कोप पे क्या इम्पैक्ट है, शेड्यूल पे क्या इम्पैक्ट है, कॉस्ट पे क्या, और क्वालिटी पे क्या है. ठीक है ना? बिकॉज दे आर हाईली मेजरेबल. तो उन पे प्रोजेक्ट के आउटकम पे क्या इम्पैक्ट है उसका, ठीक है ना? और प्रोबेबिलिटी क्या संभावना है, ये असेसमेंट है कि यार 50% प्रोबेबिलिटी है कि आज बारिश होगी, 40% प्रोबेबिलिटी है बारिश बारिश 20 मिलीमीटर से ज्यादा होगी. तो क्या इम्पैक्ट आएगा प्रोजेक्ट में, है ना? वी कैन कैलकुलेट द इम्पैक्ट, वी कैन ट्राई टू कैलकुलेट, वी कैन एस्टिमेट सम इम्पैक्ट ऑन. So the purpose of risk management is either we increase the probability and impact of positive events or decrease the probability and impact of negative impacts. ये purpose है हमारा प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट पढ़ने का पर्पज है, ठीक है ना? अब यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट इट इज नॉट क्राइसिस मैनेजमेंट, इट इज प्रिवेंटिंग क्राइसिस, इट इज फायर प्रिवेंशन नॉट फायर फाइटिंग. अटैक रिस्क बिफोर रिस्क अटैक्स यू. इसके लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा. एक प्रोफेसर साहब थे, उनका ड्राइवर किसी वजह से नहीं आया, छुट्टी चल रहा था और उनको एयरपोर्ट से जाना था, फ्लाइट पकड़नी थी. और उनके पड़ोसी ने ड्राइवर दे दिया उनको. पड़ोसी का ड्राइवर लेके गया वो, है ना? एक दो दिन के लिए पड़ोसी का ड्राइवर ले लिया, ठीक है? अब पड़ोसी की गाड़ी ले ली, ड्राइवर ले लिया. जब वो जा रहे थे रास्ते में तो देखा पेट्रोल खत्म हो गया, खत्म होने पे था, या पेट्रोल बिल्कुल खत्म हो गया. और वो ड्राइवर दौड़कर कहीं से यहाँ गया वहां गया, किसी भी तरह से उसने पेट्रोल मैनेज किया, कोई गाड़ी रुकवाई, क्या किया, पेट्रोल मैनेज करके, और वो गाड़ी लेके एयरपोर्ट पे उन्होंने फ्लाइट पकड़वा दी. एयरपोर्ट पहुंच के प्रोफेसर साहब खुश हुए उससे, और उन्होंने उसको 200 रुपए इनामे दिए, 200 रुपीज टिप दे दी कि बोले यार ठीक है. और अब वो टूर पूरा करने आने के बाद उन्होंने अपने पड़ोसी को बताया कि आपका ड्राइवर तो बहुत अच्छा है, इसने मेरे को इस तरह से क्राइसिस हुआ और मेरे को ऐसे बचाया. तो पड़ोसी बोले नहीं, आपने बहुत गलत किया, ही इज नॉट ए गुड ड्राइवर. पहली बात यह है कि ऐसा क्राइसिस आया ही क्यों? एज ए ड्राइवर ही शुड हैव ऑलरेडी चेक्ड इट कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल है या नहीं. उसको फुल पेट्रोल रखना चाहिए था. बोला मैंने तो बल्कि उसको डांटा भी है और उसको बोला भी है कि भाई अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं जॉब से निकाल दूंगा. तो व्हाट इज राइट हियर? क्या करना चाहिए था? आप होते तो क्या करते बताइए? ये कहानी समझ में आई आपको? यस सर. है ना? सो दिस हैपेंस इन अवर लाइफ. हमारे लाइफ में ऐसा होता है और हम समझते हैं इसने बड़ा बढ़िया काम किया. नहीं. इसी तरह से एक एग्जांपल है, पीएमपी में एक एग्जांपल आता है कि एक कंस्ट्रक्शन साइट पे एक प्रोजेक्ट मैनेजर था, बारिश आ गई और सीमेंट के कट्टे भीग गए, सीमेंट भीग गया. ओनर ने उसको डांटा और प्रोजेक्ट मैनेजर बोलता है सब मैं क्या करता, बारिश आ गई. ओनर ने उसको टर्मिनेट कर दिया, फायर कर दिया. नो, यू यू आर नॉट ए गुड प्रोजेक्ट मैनेजर, आप जॉब छोड़ दीजिए. क्यों? बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए प्रोजेक्ट मैनेजर दैट यू शुड प्रिवेंट दिस क्राइसिस. आपको प्रिवेंट करना चाहिए था. तो रिस्क मैनेजमेंट इज प्रिवेंशन नॉट द क्योर.
आग लगी क्यों? फायर को प्रिवेंट करना था, फायर फाइटिंग नहीं करना है हमें। तो अटैक द रिस्क बिफोर रिस्क अटैक्स यू, दिस इज द पर्पज ऑफ प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट में दो तीन टर्मिनोलॉजी आप समझने की कोशिश करें। रिस्क एटीट्यूड, रिस्क एपेटाइट, रिस्क टॉलरेंस, रिस्क थ्रेशोल्ड। ठीक है, जैसा हमने पढ़ा था इसमें EEF, एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स, उसमें एक रिस्क एपेटाइट या रिस्क टॉलरेंस ये भी आता है कि एंटरप्राइज एनवायरमेंट फैक्टर्स क्या है, व्हाट इज द रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स रिस्क। बहुत से लोग होते हैं जो रिस्क लेने में बिलीव करते हैं, हाँ कहते भी हैं, फिल्म का डायलॉग भी है, रिस्क है तो इश्क है ना। और ये भी कहते हैं कि जितना रिस्क लाइफ में लोगे उतना ही राइज करोगे आप, इफ यू टेक, है ना, मोर द रिस्क मोर द गेन। तो some people believe in taking risk while some other people they don't believe in taking any risk, they want a normal life। तो डिपेंड करता है कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, वेदर दे आर न्यूट्रल और रिस्क एवर्स। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पीपल और ऑर्गेनाइजेशन, रिस्क प्रो, रिस्क न्यूट्रल, रिस्क एवर्स। रिस्क प्रो मतलब वो आर विलिंग टू टेक रिस्क इन एंटिसिपेशन ऑफ सम रिवॉर्ड। रिस्क न्यूट्रल मीन्स दे आर जस्ट न्यूट्रल, ना तो रिस्क से डरते हैं और ना कोई रिस्क को इनवाइट करते हैं। एंड रिस्क एवर्स इज दे डोंट वांट टू टेक रिस्क, वो रिस्क नहीं लेना चाहते, किसी कोई अनसर्टेनिटी नहीं चाहते, हर चीज सर्टेन होनी चाहिए। जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली रिस्क एवर्स होती है, दे डोंट वांट एनी अनसर्टेनिटी, दे वांट एवरीथिंग शुड बी सर्टेन। तो इनका मतलब क्या है रिस्क एटीट्यूड में? रिस्क एपेटाइट, एपेटाइट मतलब हंगर, कितनी हंगर है, द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी एंड एंटिटी इज विलिंग टू टेक इन एन एंटिसिपेशन ऑफ ए रिवॉर्ड। सो दिस इज एपेटाइट, दिस इज हंगर। इसके बाद आता है रिस्क टॉलरेंस, कितना रिस्क टॉलरेट कर सकते हो आप, डिग्री, अमाउंट और वॉल्यूम ऑफ रिस्क दैट ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल कैन विथस्टैंड। इसके इसके बाद टॉलरेंस लिमिट खत्म हो जाती है, वो क्या है, दैट इज कॉल्ड रिस्क टॉलरेंस। एंड रिस्क थ्रेशोल्ड, ये मेजर करता है कि दिस मेजर्स अलोंग द लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी or the level of impact at which stakeholder may have a specific interest। यानी ये डिसाइड कर सकते हो कि 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, अगर 1 लाख से ज्यादा मेरे को अगर मेरे एस्टिमेट में फर्क पड़ा तो मैं ये प्रोजेक्ट, है ना, मैं या तो प्रोजेक्ट छोड़ दूंगा या मैं क्लाइंट से रिक्वेस्ट करूंगा मेरा रेट रिवाइज करें, या एक, सो दैट इज कॉल्ड रिस्क थ्रेशोल्ड। यानी एक स्पेसिफिक रिस्क का लिमिट है, जो अगर अचीव हुआ तो कोई ना कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट है उसमें, उसके बेसिस पे कोई एक्शन लिया जाएगा। इवन द प्रोजेक्ट्स आर अबेंडन्ड ऑन दैट रिस्क, कि भाई इससे ज्यादा रिस्क है तो मैं प्रोजेक्ट ही छोड़ दूंगा, वो रिस्क थ्रेशोल्ड हुआ। नाउ these are 7 processes: plan risk management, identify risk, qualitative risk analysis, quantitative risk analysis, plan risk responses, implement risk responses, monitor risk responses। प्लान रिस्क मैनेजमेंट पहला है, इसका आउटपुट क्या होगा कोई बता सकता है? वेरी नाइस। रिस्क मैनेजमेंट प्लान इज one of the 9 subsidiary plans of project management। It is a component of project management plan। So this is the process of defining how to conduct risk management activities for the project। किस तरह से हम risk management activities को conduct करेंगे, that is covered in risk management plan। इसमें कुछ definitions हम समझने की कोशिश करें। risk event what might happen, जैसे it may rain, तो रेन इज इवेंट। एट्रिशन, कोई इंपॉर्टेंट रिसोर्स जॉब छोड़ के जा सकता है तो उसको रिस्क इवेंट कहेंगे। एट्रिशन इज ए रिस्क इवेंट। शॉर्टेज ऑफ लेबर इज, है ना। फिर हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिस्क हो सकती है कि रॉन्ग एस्टिमेट, देयर आर मिस्टेक्स इन एस्टिमेट, इट्स ए रिस्क। क्वालिटी रिस्क कैन बी देयर लाइक दैट। तो रिस्क इवेंट है कि व्हाट माइट हैपन, क्या गलत क्या हो सकता है। Probability is what is the chances of happening, 50%, 20%, 30%, क्या chances है इसके होने के। इम्पैक्ट है कि कितना अमाउंट यानी टाइम और कॉस्ट कितना स्टेक पर है। और EMV, एक टर्म आप समझ ले, EMV यानी एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू। दिस इज EMV, दिस इज एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, दिस इज प्रोबेबिलिटी इनटू अमाउंट एट स्टेक, P इनटू
आई आएगा इसमें, P इंटू आई, आई फॉर इम्पैक्ट, P इंटू आई। और रिस्क प्रॉक्सिमिटी का मतलब है कि व्हेन इट विल हैपन, कितनी जल्दी, कब, कितने, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, क्या रिस्क प्रॉक्सिमिटी है इसकी। बिकॉज आप क्या रिस्क रेस्पॉन्स लेंगे उस पर भी डिपेंड करेगा कि ये रिस्क तुरंत होने वाली है या अभी टाइम है इसमें। जैसे कि शॉर्टेज ऑफ लेबर ड्यूरिंग दिवाली, is it is how what is the proximity of this risk, or shortage of labor at the time of Holi, ठीक है। scarcity of material during January month, तो ये proximity इससे पता चलेगी। now this is a like a chart, this shows ability to influence risk and cost। What is the ability of to influence means कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर की एबिलिटी क्या है, how what is the ability of influence, किस डिग्री तक इसको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, यानी कि रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस क्या है। तो ये ग्राफ कहता है कि एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस इज वेरी हाई इन द बिगिनिंग, अर्ली फेजेस, लेट फेजेस। अर्ली फेजेस में एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस रिस्क एंड कॉस्ट इज वेरी हाई, और जैसे जैसे प्रोजेक्ट में जाते हैं लेट फेजेस में ये एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस बिल्कुल कम हो जाती है। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस इज हाईएस्ट इन द बिगिनिंग एंड एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द रिस्क एंड कॉस्ट गोज डाउन। और इन्फ्लुएंस के लिए इसको मैनेज करने के लिए जो कॉस्ट एक्सपेंडिचर है अर्ली फेजेस में, अगर इसको करना चाहेंगे हम तो बहुत कम कॉस्ट पे पॉसिबल है ये, और लेटर फेजेस में ये बढ़ता चला जाता है। जैसे रिस्क मैनेजमेंट में एक काम होता है इंश्योरेंस। इफ यू टेक, अगर आपने इनिशियली इंश्योर करा लिया अपने लॉस को तो बहुत कम कॉस्ट पे वो इंश्योर हो सकता है, लेकिन अगर लेटर स्टेज नहीं कराया है तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो सकता है। तो ये चार्ट, दिस इज अंडरस्टैंडेबल टू यू प्लीज, कोई क्वेश्चन है इसमें? No, sir. ओके, now output will be risk management plan। risk management plan क्या है? This is a component of project management plan। this describes how the risk management activities will be structured and how they will be performed। it will include methodologies, what methodologies, what approach, what tools, what techniques, data sources, team the team plans to use manage risk on the project। तो रिस्क को मैनेज करने के लिए क्या अप्रोच रखेंगे, है ना, क्या टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करेंगे, कैलकुलेट करने के लिए क्या टूल्स एंड टेक्निक यूज करेंगे, और डेटा कहाँ से, जैसे है ना, डेटा भी कई बार, जैसे एक एग्जांपल है कि सीमेंट, मान लीजिए एक रिस्क है कि कोई मटेरियल का दाम बढ़ सकता है, अक्टूबर के बाद ये मटेरियल का दाम बढ़ सकता है, ये रिस्क है। इस तरह की रिस्क निकालनी है तो क्या करेंगे, इसमें क्या अप्रोच रखेंगे? आप पुराना डेटा देखेंगे, क्या हर साल ऐसा होता है? हर साल या दिवाली के आसपास ये चीज स्केर्सिटी हो जाती है इसकी। वो डेटा कहाँ से लेंगे? आप न्यूज़पेपर से लेंगे, वेबसाइट से लेंगे, कोई पर्टिकुलर उससे लेंगे, है ना, किसी डीलर से लेंगे, क्या लेंगे? तो ये सब इसमें लिखा होगा रिस्क मैनेजमेंट प्लान में कि हम ये वाली रिस्क के लिए डेटा सोर्स यहाँ से करेंगे। और कौन करेगा? टीम प्लान का मतलब है कि भाई टीम में से कौन मेंबर है जो ये काम करेगा। तो देयर कैन बी लाइक हंड्रेड्स ऑफ रिस्क, जिसमें से कहा भाई ये 10 रिस्क को आप हैंडल करो, ये 10 को आप करो। सो देयर यू नीड टू असाइन, टीम कौन करेगा वो इसमें आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाएगा। सॉरी, ये है ना, टीम के प्लस रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाएगा। a defined role with clear responsibility for each team member who will play a part in the project's risk activities। so risk की जो एक्टिविटीज हैं, रिस्क एक्टिविटीज में क्या क्या आता है? डेटा गैदरिंग आता है, कहाँ से डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, उसका मतलब कैसे निकालेंगे, ऑल दिस इज कवर्ड इन लाइक रिस्क मैनेजमेंट। देन कम्स बजटिंग। बजटिंग कैसे करेंगे इसकी, वो भी रिस्क मैनेजमेंट प्लान में होता है कि how to estimate the financial resources that will be needed for the implementation of each risk activity। तो ये इसमें क्या कहते हैं बजटिंग में, जो आपको याद हो तो कॉस्ट बेसलाइन में पार्ट होता है इसका। जो भी बजटिंग होती है यानी उसको बोलते हैं कंटिजेंसी, है ना, कंटिजेंसी रिजर्व बोलते हैं, यानी दिस इज कैलकुलेशन ऑफ कंटिजेंसी रिजर्व, जिसको कि हम प्रोजेक्ट की कॉस्ट बेसलाइन में डालेंगे। So how we will calculate the contingency reserve, that will be part of risk management plan।
टाइमिंग का मतलब है कि कब कब में रिस्क प्रोसेसेस कब कब हम रिवाइज करेंगे। टाइमिंग मतलब इनिशियली वी विल हैव ए रिस्क मैनेजमेंट प्लान, देन 1 महीने बाद 2 महीने बाद रिवाइज करेंगे हम, है ना। Like that, this is timing. Okay, how frequently risk management meetings will be done, how frequently monitoring will be done, how frequently it है ना assessment will be done. So that timing is there. इसके बाद रिस्क कैटेगरीज, रिस्क कैटेगरीज का क्या मतलब होता है कि देयर कैन बी सो मेनी कैटेगरीज ऑफ रिस्क। जैसे हमने रिक्वायरमेंट्स की बात की थी, रिक्वायरमेंट्स में था फंक्शनल रिक्वायरमेंट, टेक्निकल रिक्वायरमेंट, ऑल दीज रिक्वायरमेंट्स। द सेम वे रिस्क कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू सो मेनी थिंग्स। सो रिस्क कैटेगराइजेशन इज परफॉर्म्ड, इसको कहते हैं आरबीएस, रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। जैसे डब्ल्यूबीएस था वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, इस तरह से आरबीएस रिस्क ब्रेकडाउन। इस तरह से 4 होते हैं पूरे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स। रिसोर्स ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होता है, रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होता है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होता है, और क्या होता है, एक और होता है, तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा, 4 है हालांकि। ओबीएस, हाँ, ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन, हाँ ओबीएस हो गया ना एक, ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। ओबीएस रिक्वायरमेंट्स ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, रिसोर्स रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। रिक्वायरमेंट नहीं, हाँ असित, यू आर देयर? Yes, sir. Yes, sir. So what I was telling you, 4 types of breakdown structures are there in a project. It is a question, ये क्वेश्चन हो सकता है, कौन कौन से होंगे अपने? OBS, WBS और RBS। ओबीएस और डब्ल्यूबीएस हम पढ़ चुके हैं। ये आरबीएस रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है, और एक आरबीएस होता है रिसोर्स ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। वो भी आरबीएस होता है बट वो रिसोर्स ब्रेकडाउन। तो ये 4 ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर याद रखें। दिस विल बी नॉट ओनली हियर, आप अगर यूनिवर्सिटी का एग्जाम भी दोगे तो ये कॉमन क्वेश्चन है जो भी मैं आपको कह रहा हूँ, कोई भी एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता है। which shows graphically the areas in which risk may arise, है ना। areas that are broken down typically include, फिर again टेक्निकल, ऑर्गेनाइजेशनल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एक्सटर्नल, ये टाइप के कैटेगरीज हो सकती है रिस्क की। दिस इज क्लियर। फिर हम करते हैं डेफिनेशन ऑफ रिस्क, प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट। तो इसमें प्रोजेक्ट इस रिस्क मैनेजमेंट प्लान में ही डिफाइन करते हैं कि रिस्क प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कैसे करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करने का क्या होता है, जैसे वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, नॉर्मल एक एवरेज प्रोबेबिलिटी, लो प्रोबेबिलिटी, वेरी लो प्रोबेबिलिटी। तो पता चला हम कहेंगे वेरी लो प्रोबेबिलिटी मतलब 0 to 20%, लो प्रोबेबिलिटी मतलब 20 to 40%, फिर 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। लाइक दैट वी विल डिफाइन द रिस्क प्रोबेबिलिटी। और इम्पैक्ट मैट्रिक्स में भी कह सकते हैं, इम्पैक्ट में वेरी हाई इम्पैक्ट है तो कैटास्ट्रोफिक, सबसे ऊपर कहेंगे कैटास्ट्रोफिक इम्पैक्ट है, फिर वेरी हाई इम्पैक्ट है, फिर एवरेज इम्पैक्ट है, फिर लो इम्पैक्ट है, फिर वेरी लो इम्पैक्ट है। ये डेफिनेशन हम जो है यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट प्लान में देते हैं कि अगर 5 लाख से ऊपर का इम्पैक्ट है तो वो कैटास्ट्रोफिक है, मान लीजिए 3 लाख से ऊपर है तो वेरी हाई इम्पैक्ट है। लाइक दैट इट विल बी डिफाइंड। फिर प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट मैट्रिक्स, इसका फॉर्मेट होगा हमारे पास। इसका फॉर्मेट होगा जो अभी मैंने पहली स्लाइड में आपने अगर नोटिस किया हो, वो इसका फॉर्मेट है कि रिस्क प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट मैट्रिक्स बनाएंगे हम। तो कैसे बनाएंगे, कैसे क्रिएट करेंगे, और उसमें क्या क्या तरीके से हम हाई रिस्क और एवरेज लोअर रिस्क को हम आइडेंटिफाई करेंगे। सो टू बी यूज्ड इन फॉलोइंग प्रोसेस, परफॉर्म क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस बी सिलेक्टेड। ठीक है, अब आपको ये फिगर से समझाते हैं ये क्या है, व्हाट इज दिस। सर रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। ठीक है ना, ये सिमिलर सा है ना, डब्ल्यूबीएस से सिमिलर है ना। इसका अपना पर्पज है और डब्ल्यूबीएस का अपना पर्पज है, ओबीएस का अपना पर्पज। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट है, इसमें टेक्निकल रिस्क हो सकती है, एक्सटर्नल रिस्क हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क हो सकती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिस्क हो सकती है। टेक्निकल रिस्क में रिक्वायरमेंट्स हो सकता है ठीक से आपने गैदर नहीं की, टेक्नोलॉजी जो रिक्वायर्ड है वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, क्या रिस्क हो सकती है। कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंटरफेसेस, परफॉर्मेंसेस एंड रिलेव। एक्सटर्नल में क्या हो सकता है, सब कॉन्ट्रैक्टर कोई खराब मिल गया, रेगुलेटरी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मार्केट कंडीशंस कैसी हैं। ऑर्गेनाइजेशनल में प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज, रिसोर्सेज, फंडिंग, लाइक दैट ये हो सकती है।
ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। हाँ, यस। सर ओबीएस, सर ओबीएस में तो हम अपने हिसाब से असाइन करते हैं कि मतलब किसी भी कंपनी में क्या क्या होता है, बट सर आरबीएस स्टैंडर्ड है क्या सर? जैसे कि नहीं आपने बोला 4 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल, एक्सटर्नल, नहीं टेक्निकल। नहीं 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 नहीं, अभी इसमें और है ना, हाँ, अभी इसमें कुछ भी डाल सकते हो टेक, है ना, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन, बट दीज आर वेरी जनरल, टेक्निकल, एक्सटर्नल, ऑर्गेनाइजेशनल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, दीज आर वेरी जनरल। जैसे आप कोई भी रिस्क बताओगे, कोई भी रिस्क बताओ किसी प्रोजेक्ट में, क्या अनसर्टेनिटी हो सकती है, अगेन अगेन आपका जो है ना, इसमें, तो इसमें ज्यादातर कवर हो जाती है, ऐसा फिक्स नहीं है, ये नाम कुछ भी दे सकते हो आप इस टेक्निकल को हटा सकते हो, टेक्निकल के दो पार्ट कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्ट्रेक्चुअल रिस्क हो सकती है, कोई एनवायरमेंटल रिस्क हो सकती है, जो हालांकि एक्सटर्नल में कवर हो जाएगी, बट इट इज योर चॉइस, हाउ डू यू डिफाइन। आप उसको अलग लेना चाहते हो तो अलग ले लो, आप एक्सटर्नल नहीं लिखना चाहते, आप एनवायरमेंटल लिखना चाहते हो, आप अप्रूवल रिस्क लिखना, आपको यू हैव टू डिसाइड। हर एक में वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में भी इट विल डिपेंड ऑन द प्रोजेक्ट मैनेजर, एंड इट इज ए स्किल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर कि हाउ ही विल ब्रेक, हाउ द ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर विल बी क्रिएटेड, दिस इज ए स्किल। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आएगा, लेकिन इट इज एडवाइजेबल कि शुरू में आपको जो भी सैंपल मिल रहा है, फॉर्मेट मिल रहा है, उसको आप अडॉप्ट कर सकते हो। फिर भी आपको लग रहा है कोई रिस्क इसमें कवर नहीं हो रही, तो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, इसके बाद चलिए आप, ये क्या है, क्या कोई क्वेश्चन था क्या, बताइए। नो सर। हाँ, यस, नाउ इट इज, दिस इज व्हाट आप इसको समझने की कोशिश करिए। डिफाइंड कंडीशंस फॉर इम्पैक्ट स्केल्स ऑफ ए रिस्क ऑन मेजर प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। दीज आर शोन ओनली फॉर नेगेटिव, जैसे मैंने कहा था, ये कॉस्ट, टाइम, स्कोप, क्वालिटी, ये चार के लिए मेनली हम रिस्क को देखते हैं। तो दीज आर प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, एंड दिस इज वेरी लो, वेरी लो मीन्स this is this is impact, the project objectives, insignificant cost increase, less than 10% cost। तो ये एक सैंपल है, इट्स नॉट दैट कि आपको एज इट इज, ये आपको एक टेम्पलेट दिया है कि इस तरह से ये जो है रिस्क मैनेजमेंट प्लान में आप रखेंगे, कि मे बी कोई कॉस्ट खास इंक्रीज नहीं है तो वेरी लो मान लिया इसको, इम्पैक्ट को, है ना। डिफाइन कंडीशंस फॉर इम्पैक्ट स्केल्स, इसमें इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं आई है, केवल इम्पैक्ट आया, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा है ये? नो सर। नहीं आया समझ में? नो सर। देखो, रिस्क मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या थी, उसकी, एनी रिस्क की, any uncertain event or condition which if occurs will have a negative or positive impact on any of the outcomes of the project, and outcome is cost, time, scope and quality। ये क्लियर है यहाँ तक कि भाई कोई भी रिस्क, अगर अगर कोई भी रिस्क अकर होती है तो इट विल हैव इम्पैक्ट ऑन कॉस्ट, टाइम, है ना। अब हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि कॉस्ट पे इम्पैक्ट होता है, कॉस्ट पे ये ऑप्शंस है हमारे पास। इनसिग्निफिकेंट कॉस्ट इंक्रीज, यानी कि मान लीजिए 1 करोड़ में प्रोजेक्ट होना था और 10,000 ऊपर लग गए केवल, तो क्या वो कॉस्ट बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ क्या कोई प्रोजेक्ट पे? नहीं हुआ। गेटिंग माय पॉइंट? नहीं हुआ ना। यस सर। अच्छा, ये कहता है कि नहीं, अब हमारे पास 1 करोड़ के ऊपर 4 लाख का बढ़ गया, 5 लाख बढ़ गया, तो इट इज लेस देन 10% कॉस्ट इंक्रीज। यस सर। ये 10 to 20, 15 लाख का फर्क पड़ गया, 25-30 लाख का फर्क पड़ गया तो इसमें आएगा, और 40 लाख से ऊपर फर्क पड़ा तो ये। गेटिंग माय पॉइंट? ये इस बात समझ में आई? कॉस्ट की बात, इस केवल इस लाइन की बात कर रहे हैं। यस सर, गॉट इट। कैन यू अंडरस्टैंड? ये कह रहा है कि इम्पैक्ट को हम वेरी लो कहेंगे, ये एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं है कि आप इसको फॉलो करो।
आप वेरी हाई ग्रेटर देन 20% को भी कह सकते हो। बात समझे? इन योर ओपिनियन मे बी greater than 20% is also very high cost impact, very high cost impact. No. बात समझे? Even high impact is greater than 10% is also high for you. You have to define. ये तभी तो इसको रिस्क मैनेजमेंट प्लान में प्रोजेक्ट मैनेजर विल डिफाइन इट कि मैं किसको हाई मानूं, किसको वेरी हाई मानूं, किसको मानूं। तो दिस इज एन एग्जांपल कि आप इस तरह से ले सकते हो। फिर टाइम पे आओ, इनसिग्निफिकेंट टाइम इंक्रीज। अगर 1 साल का प्रोजेक्ट था और 1 हफ्ते डिले हो गया तो क्या बहुत ज्यादा डिले हुआ? नहीं हुआ, तो उसको यहां डाल देंगे वेरी लो इम्पैक्ट, है ना, वेरी लो इम्पैक्ट। अगर अगर मान लीजिए ये था बाद से आपका, है ना, 15 दिन डिले हुआ, है ना, लेस देन 5 करना, चलो 10 दिन डिले हुआ तो इट इज लेस देन 5%। इवन 15 दिन भी लेस देन 5% है, तो 15 दिन डिले हुआ तो भी लो इम्पैक्ट है। आपका 25 दिन डिले हुआ या 1 महीना भी डिले हुआ तो 5 to 10% में है, मॉडरेट है। 1.5 महीना हुआ तो यहाँ आ जाएगा, 2 महीना हुआ, 2.5 महीना, 2 से ज्यादा हुआ, 2.5 महीना हुआ तो ग्रेटर देन 20% पे जाएगा। अब आप समझ में आया क्या ये? सर जैसे कि अभी कोविड टाइम में अनसर्टेन रिस्क है सर, मतलब सडनली लॉकडाउन लग गया, देन सर वो हाँ वेरी हाई रिस्क होगा या हाई रिस्क होगा? हाँ सर मतलब हेलो हाँ सर, जैसे कोई भी अभी मान लीजिए सर, आप जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, मान लीजिए सर वो प्रोजेक्ट 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है और उसको कंप्लीट होने में 1 साल का टाइम लग रहा है। हाँ सर अभी हम लोगों ने पूरा प्लान वगैरह उसका दे रखा है, बट सडनली सर कोविड लॉकडाउन होता है सर, तो सर हाँ। उसकी वजह से हमारे पास अनसर्टेन रिस्क आएगा सर। नहीं, तो देखिए, आप एक बात अच्छी तरह समझना है। आपने शुरू में बेसलाइन बनाई 1 साल की, ठीक है, और कोविड प्रॉब्लम हो गई तो आपने अप्रूवल ले लिया कि नहीं अब मैं 2 महीने और बढ़ा रहा हूँ उसको। तो ये जो डिफरेंस है ना वो रिवाइज्ड बेसलाइन से है। अब आपकी बेसलाइन चेंज हो गई, अप्रूव, है ना। इट्स नॉट नेसेसरी कि इनिशियली आपने जो प्लान किया था उससे नहीं है ये डेविएशन, ये डेविएशन रिवाइज्ड उससे है, रिवाइज्ड बेसलाइन से। और अगर ओरिजिनल से भी है तो ओरिजिनल से डिफाइन करोगे आप। ये टोटली प्योरली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे डिफाइन करते हो उसको। जब आप देख रहे हो कोविड की वजह से डिले हो रहा है या प्रॉब्लम्स की वजह से कॉस्ट हाई आ रही है, तो ठीक है, वजह कुछ भी हो सकती है। आपको मैंने बताया था 2 तरह की रिस्क होती है, सॉरी, रिजर्व, 2 तरह के रिजर्व होते हैं, कॉस्ट में बताया था, किसी को याद हो तो? एनीवन कैन टेल? एक होता है कंटिंजेंसी रिजर्व, एक होता है मैनेजमेंट रिजर्व। एनीबॉडी रिमेम्बर्स इट? यस सर, कंटिजेंसी एंड रिजर्व, यस सर। यस सर। है ना। आपको मैंने उसमें ग्राफ में भी समझाया था, मैंने आपको जो है ना 2 बार रिपीट किया था इसको। तो देयर वर 2 टाइप्स ऑफ रिजर्व्स, कंटिंजेंसी रिजर्व्स एंड मैनेजमेंट रिजर्व्स। क्या फर्क है इसमें? नहीं, थोड़ा सा करेक्ट करिए इस पे। कंटिंजेंसी रिजर्व जो है, जो हम कैलकुलेट करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैलकुलेट करता है, जो कि रेगुलर रिस्क पे, रिस्क के बेसिस पे है। रेगुलर मतलब हर साल होता ही रहता है ये तो। थोड़ा बहुत मटेरियल का दाम बढ़ता रहता है, घटता रहता है, थोड़ा बहुत, है ना, एट्रिशन होता है जो नॉर्मल है। नॉन रिस्क बोलते हैं इसको, नॉन अननोन बोलते हैं। और मैनेजमेंट रिजर्व और ये जो कंटिंजेंसी रिजर्व है ये कॉस्ट बेसलाइन का पार्ट होता है, कॉस्ट बेसलाइन का। प्रोजेक्ट मैनेजर जिम्मेदार होता है इसके लिए, लेकिन मैनेजमेंट रिजर्व के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर जिम्मेदार नहीं होता। मैनेजमेंट लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कुछ एक्स्ट्रा रखा जाता है पैसा रिस्क के लिए, और वो रिस्क अननोन रिस्क के लिए होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए बाढ़ आ गई, जो पिछले 20 साल में, 20 साल में एक बार आती है, ठीक है, अर्थक्वेक आ गया, तो ये कोविड भी उसी तरह का चीज है।
इस तरह की बीमारी पहले तो आई नहीं कभी। तो कोविड इज अननोन रिस्क। तो कोविड की वजह से जो भी कुछ हुआ है वो प्रोजेक्ट मैनेजर के हाथ में नहीं है, वो यहाँ कवर नहीं होगा, वो मैनेजमेंट के हाथ में है। ये बात समझ में आने लायक है आपको? Yes, sir, got it. Yes, sir. समझ गए आप? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? ये जो जितनी भी बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं और प्रोजेक्ट मैनेजर की क्या जिम्मेदारी है उसकी बात कर रहे हैं। कोविड की वजह से कुछ भी हुआ है वो प्रोजेक्ट मैनेजर की जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है ना? बाकी समझ में आ गया ये टेबल आपको? स्कोप डिक्रीजेस, बेयरली नोटिसेबल, माइनर एरिया, ये सब समझ में आ गया? Scope और ठीक है ना? quantification. और पढ़ लेना, नहीं आएगा पढ़कर। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी को ले लिया, यहाँ इम्पैक्ट को ले लिया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी को हमने 5 पार्ट में बांटा, रेयर, अनलाइकली, मॉडरेट, लाइकली, वेरी लाइकली। इम्पैक्ट को हमने ट्रिवियल, माइनर, मॉडरेट, मेजर, एक्सट्रीम। ठीक है, अब इस बॉक्स में कोई कोई रिस्क है, कोई ऐसी रिस्क है जो रेयर है, लेकिन अगर होगी तो इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा उसका, तो उसको कौन से बॉक्स में रखेंगे अपन? इस बॉक्स से क्या पता चल रहा है? ये बॉक्स क्या है? मान लो इस ये वाला बॉक्स है, ये दिख रहा है आपको? इस बॉक्स में मेरे को 3-4 रिस्क डालनी है कोई, वो कौन सी रिस्क होंगी प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट के हिसाब से? वो रिस्क होगी जो अनलाइकली है और माइनर इम्पैक्ट है जिसका। ठीक है, ठीक है ना? तो उनको यहां पे लिखूंगा मैं। जैसे बारिश अनलाइकली है, हाँ बारिश अनलाइकली है, दिसंबर का महीना है, अनलाइकली है बारिश, और माइनर वो है इसका। ठीक है, अब आइए कि मान लीजिए मैं अर्थक्वेक प्रोन जोन में नहीं हूं, तो अर्थक्वेक आने का रेयर प्रोबेबिलिटी है, लेकिन इम्पैक्ट आएगा तो एक्सट्रीम इम्पैक्ट है। हालांकि ये कवर नहीं होगा इसमें, क्योंकि ये फिर से मैनेजमेंट रिजर्व में जाएगा, उसको कवर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना? यहाँ सिर्फ हम नॉन रिस्क को ही कवर करेंगे। तो ये सारे बॉक्सेस आपको समझ में आए क्या? यहाँ पे क्या आएगा? कोई असित ये बताओ, ये इस वाले में क्या आएगा? कौन सी रिस्क आएगी? Sir, moderate, very likely. है ना? मतलब वो रिस्क इज गोइंग टू बी देयर, वेरी लाइकली, 90% चांस ही होगी, और इम्पैक्ट मॉडरेट है। ठीक है, ठीक है, इसकी जगह अपन क्या कर सकते हैं? जैसे आगे शायद लिया होगा मैंने, आगे लिया है ये, और डिटेल में लिया है, और बताऊंगा मैं आपको, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो अब आपने देखो ये 3 कलर है, रेड, येलो एंड ग्रीन। तो हमने सारी रिस्क को, जैसे आपने रिस्क की लिस्ट बनाई, आइडेंटिफाई रिस्क में रिस्क की लिस्ट बनाई 1 से लेके 100 तक, 200 तक। फिर आपसे पूछा, आपने कहा ये वाली रिस्क है, मतलब एस्टिमेट रॉन्ग हो सकता है ना? रिस्क, देयर इज ए रिस्क दैट एस्टिमेट में बी रॉन्ग। तो आपने कहा यार एस्टिमेट तो अपना जो है, क्योंकि 3 बार चेक कर लिया, वेरी लो प्रोबेबिलिटी है, वेरी लो। लेकिन अगर गलत हुआ तो मेजर इम्पैक्ट है, तो यहाँ आ गया, यहाँ पे। तो इसमें लिख दोगे आप कि ये रिस्क जो है, ये रिस्क है एस्टिमेट रॉन्ग, देयर मिस्टेक इन एस्टिमेट, मिस्टेक इन एस्टिमेट। सो लाइक दैट इन सारे बॉक्सेस को आप भरोगे, या आप, है ना, टेबल बनाओगे, उसमें लिखोगे ये रिस्क लो इसमें आती है। तो ये अब मान लीजिए 1 2 3 4 5 और 25 बॉक्स है, ये 25 बॉक्स, और हर एक में 4-4 रिस्क है, मान लीजिए, तो 100 रिस्क हो गई। ठीक है, तो अब 100 रिस्क में से 1 2 3 4 5 6 30 रिस्क, नहीं कितनी बताई मैंने? 25 4 6 24 24 24 6 इंटू 4 24 और 24। 24 बिल्कुल लो है, 24 बिल्कुल हाई है, और
52 मीडियम है। ये बात समझ में आई क्या आपको? नो सर। क्या क्या समझ में नहीं आया इसमें? सर देखो, ये मतलब दिस दिस रिस्क इज हाई रिस्क। हाई रिस्क क्यों है ये? क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी भी हाई है और इम्पैक्ट भी एक्सट्रीम है। नो सर, एक्चुअली ये तो समझ में आ गया है सर, मतलब किसकी इम्पैक्ट एंड प्रोबेबिलिटी, बट सर ये ग्राफ समझ में नहीं आ रहा, मतलब सर ये प्रोबेबिलिटी इम्पैक्ट ग्राफ हम लोगों ने बनाया क्यों? ये एक एग्जाम्पल है, ये ये एक सर ये क्या एग्जाम्पल है। और आप, हाँ 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 बोलो। सर ये मतलब ग्राफ से सर ये मतलब क्या दिखता है अपने को मतलब इसमें से? हाँ, इससे मतलब ये निकलेगा, जैसे आपने आपने रिस्क एनालिसिस किया, रिस्क की लिस्ट बना ली और इनमें डाल दी। तो एक तो हाई, कुछ रिस्क, 24 रिस्क तो हाई रिस्क मतलब है ना, हाई है वो। यस। और 52 मीडियम है और 24 लो है। तो आप सारे रिस्क को एक ही तरह तो हैंडल नहीं करोगे ना। 24 अल, लो अल, कैसे? हाँ, कैसे? ये लो इसलिए है क्योंकि इसको ईएमवी जो है ना, ये क्यों है लो है? एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू मैंने बताया था एक टर्म अभी आपको, ईएमवी बताया था। यस। एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू बताई थी ना एक टर्म। यस सर। ईएमवी इज इक्वल टू पी इंटू आई। इनटू आई। प्रोबेबिलिटी इंटू इम्पैक्ट जो है वो ईएमवी है। तो ये लो ईएमवी है, ये मीडियम ईएमवी है, ये हाई ईएमवी है। ये बात आई समझ में? यस सर। तो हमने हमने तीन कैटेगरी बना ली, हाई, मीडियम और लो। ये क्यों बनाई है? क्योंकि आपने देखा होगा जो प्रोसेस थे ना, वहां पे साथ में से एक क्वालिटेटिव एनालिसिस था, एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस था। तो ये जो एनालिसिस है ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है। अब इस क्वालिटेटिव से हमने जो हाई छांटा ना, ये रिस्क को हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करेंगे, इसको और ज्यादा एनालाइज करेंगे हम। इसको हम बिल्कुल भी एनालाइज नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। और मीडियम रिस्क को सीधा सीधा रेस्पॉन्स दे देंगे। यहाँ पे तीन पार्ट में बांट दिया इसको। मीडियम रिस्क को कोई भी रेस्पॉन्स प्लान कर लेंगे तुरंत। हाई रिस्क को हम और ज्यादा एनालाइज करेंगे, रिस्क रेस्पॉन्स प्लान नहीं करेंगे इतनी जल्दी। और लो रिस्क को सीधे वॉच लिस्ट में रख देंगे, इसको आने दो भाई, कोई बात नहीं, इस पे कोई ध्यान नहीं देंगे। इसलिए इसको तीन पार्ट में बांटा है। बात आई समझ में? ठीक है, कोई बात नहीं, इतनी जल्दी नहीं आएगी। आप इसको और थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करना। ये क्या लिखा है, कैसे लिखा है, तो समझ में आ गया ना? यस सर, ये तो ओके ठीक सर। है ना? हाँ, थोड़ा सा कंसेप्ट और यहाँ पे और क्लियर होगा आपका। इसको देखो, पिछले वाले में और इसमें क्या सिमिलरिटी है, आप एक्सप्लेन करो, देखो इसको आएगा धीरे धीरे। सर इसमें लो मीडियम हाई सेम है सर। है सर लो मीडियम हाई सेम है सर, मतलब भाई, आप 20। मुझे देखो, ये थ्रेड्स के लिए ये 0.20 क्यों लिखा है इसमें, ये बता दो। सर ये हाई रिस्क है सर, 0.20 हाई रिस्क है 0.20 कैसे आया? सर। सर 0.40 एंड 0.50। आता इधर समझ में, ये 0.2 क्यों आया? क्योंकि 0.5 प्रोबेबिलिटी है और 0.4 इम्पैक्ट है। तो ये ईएमवी 0.2 हुई है, ईएमवी है। मैंने आपको कहा यस था ना सर। वहां भी। अब यहाँ पे ये ग्रे बॉक्स दिखाए हैं और इसमें आपको रेड, येलो, मीडियम। अभी इसको समझ लो, ये डार्क ग्रे है, ये थोड़े लाइट है, ये थोड़े लाइट ग्रे है। इसमें इसमें इतना फर्क पड़ गया है। ठीक है? तो ये जो वहां पे बात की थी हमने, ये हाई रिस्क हो गया, ये लो रिस्क हो गया, ये मीडियम रिस्क हो गया। ये हाई रिस्क हो गया, ये लो रिस्क हो गया, ये मीडियम रिस्क हो गया। अब बात समझ में आई क्या ये थोड़ी? यस सर, गॉट इट सर। ठीक है ना? सो कहने का मतलब है, जो हाई ईएमवी है, एक्सपेक्टेड है, वो लोग हाई। तो ये जो डार्क ग्रे है ना, ये इनको हम हैंडल ढंग से करेंगे।
और ये जो लोअर गियर है इन पे कोई ध्यान नहीं देंगे हम, एज इट इज छोड़ो, कोई बात नहीं, आने दो उसको। और ये जो बीच वाले हैं इनको इनको जो जो मीडियम रिस्क है, इनको हम इसी स्टेज पे रिस्क रेस्पॉन्स प्लान दे देंगे, वो आगे पढ़ेंगे हम क्या होते हैं रिस्क रेस्पॉन्स प्लान। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट प्लान रिस्क। नाउ आइडेंटिफाई रिस्क। रिस्क को आइडेंटिफाई करना है हमें कि इस प्रोजेक्ट में क्या क्या रिस्क हो सकती है, क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं जो कि हमें इम्पैक्ट डाल सकती हैं चार चीजों पे, स्कोप, टाइम, कॉस्ट और क्वालिटी पे। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग विच रिस्क में इम्पैक्ट द प्रोजेक्ट एंड डॉक्यूमेंटिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक। पहले तो हम आइडेंटिफाई करें कौन सी रिस्क और फिर डॉक्यूमेंट करें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को। हाउ वी विल आइडेंटिफाई द रिस्क, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे रिस्क को? डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू, चेकलिस्ट एनालिसिस, एजम्पशन एनालिसिस एंड स्वॉट एनालिसिस। ये चार तरीके हैं जिससे हम रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू में क्या आएगा? जैसे हमने देखा डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू, हमें रिस्क कहाँ मिलेगी? हमने ड्राइंग्स में कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है, ड्राइंग्स में कोई ऐसा आइटम तो नहीं रखा था जो रिस्की है, डॉक्यूमेंट में कोई टर्म्स एंड कंडीशंस तो ऐसी नहीं है। डेट ऑफ मेजर माइलस्टोन देखेंगे हम, आइटम्स मिसिंग इन बीओक्यू, है ना, कई बार बीओक्यू में आइटम्स मिसिंग होते हैं, है ना। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, अभी आपको एक ट्रेवल प्लान का है प्रोजेक्ट, ठीक है, आपने ट्रेवल प्लान बनाया 10 दिन का, 4 कंट्रीज में जाना है, तो आपको डॉक्यूमेंट दिया ट्रेवल एजेंट ने, उसको अगर आप देखना चाहते हो कि यार इसमें अनसर्टेनिटी क्या है, तो डॉक्यूमेंट को ठीक से पढ़ोगे और पढ़ने के बाद देखोगे यार कि अपन तो सोच रहे थे कि ये साइट सीइंग के पैसे भी इसमें शामिल है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट पढ़ के तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि साइट सीइंग के पैसे शामिल है, ये तो अलग से लगेंगे हमें। तो ये कॉस्ट रिस्क हो गई, डॉक्यूमेंट में पता चलेगा ये रिस्क है। या कोई चीज अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं की, मिसिंग आइटम है कोई, है ना। सम अनफेवरेबल स्टेक होल्डर, कोई अनफेवरेबल स्टेक होल्डर पता चलेगा उसमें, लिस्ट में देखोगे आप कि अच्छा अच्छा ये भी करना है, जैसे कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी लेना है, मान लीजिए आपको कहा कि भाई एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी लेना पड़ेगा, आपको ही लेना है, और आप देखो एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट तो बहुत ही खराब है, तो अनफेवरेबल स्टेक होल्डर हो गया। या नॉर्मली फॉरेस्ट, मान लो कोई पार्ट फॉरेस्ट में पड़ रहा है, कोई प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है कि आपको फॉरेस्ट में से निकलना पड़ेगा और फॉरेस्ट वाले परमिशन नहीं देते, तो अनफेवरेबल स्टेक होल्डर हो गया। डिजायर्ड मेथोडोलॉजी, तो ये सब डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू में आएगा। चेकलिस्ट में हम चेकलिस्ट में पता करते हैं कि भाई रिस्क आइडेंटिफाइंग चेकलिस्ट आर डेवलप्ड बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज दैट हैज बीन एक्युमुलेटेड फ्रॉम प्रीवियस। तो ये प्रीवियस सिमिलर प्रोजेक्ट से है ना, अपन ने लिस्ट निकाली कि पिछली बार कौन सी रिस्क आइडेंटिफाई हुई थी पिछले प्रोजेक्ट में। ये कहाँ पे मिलेगा, ये कहाँ से लोगे आप? पिछले आपने मान लीजिए कोई कंपनी ज्वाइन की और आपको कोई प्रोजेक्ट दिया, और आप ये जानना चाहते हो कि सिमिलर प्रोजेक्ट पिछला जो कंपनी में हुआ था उसमें कौन कौन सी रिस्क की लिस्ट बनी थी, वो लिस्ट चाहिए मुझे। तो वो कहाँ से देखोगे, कौन सी जगह है वो, बोलिए भाई। सर एक बार फिर से आप उसको प्लीज एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने अभी कोई कंपनी ज्वाइन की और आपको एक काम दिया गया कि ये प्रोजेक्ट आपको हैंडल करना है, और आपने अभी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ लिया और आपने सोचा कि यार ये रिस्क मैनेजमेंट तो अच्छी चीज है, मुझे भी रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए, तो मैं रिस्क आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ इस प्रोजेक्ट में। तो आपको लगा कि रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए पहले भी तो ये प्रोजेक्ट हुआ होगा और किसी ने रिस्क एनालिसिस किया होगा, तो अगर मुझे वो लिस्ट मिल जाए तो मेरे को आसान हो जाएगा या नहीं? तो वो कहाँ से मिलेगी आपको? सर उन्होंने हमसे पहले वो प्रोजेक्ट किया है, हमारे सीनियर मैनेजर्स वगैरह। हाँ, उसको बोलते हैं ओपीए, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स, जो हमने कवर किया था ना कि ऑर्गेनाइजेशन जो भी पुराना डॉक्यूमेंट, लेसन्स लर्न, ये वो चाहिए आपको लीव पॉलिसी देखनी है, कुछ भी देखना है आपको, पुराने डॉक्यूमेंट, है ना, कोई चीज रेफर करनी है, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स, जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, ओपीए। ठीक है ना।
तो कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये क्वेश्चन हो सकता है कि भाई यू आर न्यू टू द कंपनी, यू आर न्यू टू द प्रोजेक्ट, और आप अगर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं और रिस्क की लिस्ट आपको बनाने में दिक्कत आ रही है, तो आप कौन सा डॉक्यूमेंट रेफर करेंगे? आप ओपीए में जाके देखेंगे भाई पुराने प्रोजेक्ट की कोई लिस्ट है, ठीक है ना। एजम्पशन एनालिसिस किसको कहते हैं? कि जो हमने एजम्पशंस हर प्रोजेक्ट पे वी वी एस्टिमेट बेस्ड ऑन एजम्पशन। जैसे आपने कोई एस्टिमेट बनाया, आपने कोई एस्टिमेट लगाया, है ना। जैसे मान लीजिए हम कल्चरल प्रोग्राम का आपका देता है, आपने एज्यूम किया कि 10 टीमें आएंगी, तो 10 टीमें किस बेस पे आपने एज्यूम किया, उसको एनालिसिस करना जरूरी है। आपने देखा कि पिछले बार तो 6 ही आई हैं, आज तक पिछले 10 साल में 6 से ज्यादा टीम नहीं आई, और आप 10 के हिसाब से मान के चल रहे हो, तो आपका एजम्पशन 10 का रिस्क ही हो गया। तो आप एजम्पशन एनालिसिस करेंगे कि भाई मैं 10 टीम सोच रहा हूँ, और 10 टीम के बिना मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होता, और आज तक जितनी भी टीम कॉलेज में आई है वो 6 से ज्यादा आई नहीं, तो दिस बिकम्स रिस्की। रिस्क लेने में दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उसको टाइम टू टाइम, मतलब बिफोर रिस्क अटैक्स यू, यू हैव टू अटैक द रिस्क। तो आपने पहले से सोच लिया मुझे तो 10 ही टीम करनी है, कोई बुराई नहीं है इसमें, अब तक 6 आई है कोई बात नहीं, बट देयर इज ए रिस्क। उसको कैसे हैंडल करेंगे आप, वो आप पहले से प्लान कर सकते हैं कि भाई इस बार मैं एग्रेसिव एग्रेसिव कम्युनिकेशन करूंगा। पिछली बार लोग 20 टीम तक पहुंचते थे, 20 में से 6 हाँ करते थे, मैं 40 तक पहुंचूंगा, 40 में से 10 रुपए लाऊंगा। ऑल दैट यू कैन डू इन द रिस्क मैनेजमेंट। सो दिस इज एजम्पशन एनालिसिस, कि आप एजम्पशन में देखें कि जो एज्यूम आपने किया है उसका बेसिस क्या है, उसका एनालिसिस करें। SWOT एनालिसिस इज अगेन, ये फर्स्ट डे हमने बात की थी, है एनीबॉडी विल एक्सप्लेन दिस SWOT एनालिसिस क्या है? है हाँ, ठीक है ना, everybody is on the same page. So our strength will create opportunity for us, our weakness will have threat for us. जैसे कि मान लीजिए वी आर वीक इन शेड्यूलिंग, हमारा शेड्यूलिंग प्राइमरी पे शेड्यूलिंग वीक है, तो क्या थ्रेट रहेगा? हो सकता है हमारा शेड्यूल गलत बन जाए, हमको गलत इंफॉर्मेशन दे, ठीक है ना। हो सकता है हम सारी एक्टिविटीज को ऐड ही ना कर पाए, कोई एक्टिविटीज रह गई हो और हम सोच रहे हैं कि ये काम इतने टाइम में हो जाएगा, लेकिन ना हो पाए। सो देयर इज अ रिस्क ऑफ रॉन्ग शेड्यूल, इनकम्प्लीट शेड्यूल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिस्क होगी लाइक दैट, ठीक है। सो दिस इज SWOT एनालिसिस। आउटपुट ऑफ प्लान रिस्क मैनेजमेंट इज रिस्क मैनेजमेंट, हाँ सॉरी, ये आउटपुट ऑफ प्लान ये गलत लिखा है, दिस इज आउटपुट ऑफ आइडेंटिफाई रिस्क। आउटपुट क्या होगा इसका? You will have a risk register. So PMI says every project should have a risk register जिसमें कि complete risk identified होंगी. This is a key document in which all identified risks, including their attributes, are recorded. Attributes का क्या मतलब हुआ कि identify risk के साथ साथ उसकी probability क्या है, उसका impact क्या है, उसकी AMV क्या है, उसकी proximity क्या है, उसके लिए रिस्क रेस्पॉन्स प्लान क्या है, उसके लिए रिस्क मैनेजर कौन है, उसका ट्रिगर क्या होगा, ऑल दीज आर रिस्क एट्रीब्यूट्स। सो दिस आल्सो इंक्लूड्स द रिजल्ट ऑफ अदर रिस्क प्रोसेसेस दैट पर्टेन टू रिस्क, फॉर एग्जांपल रिस्क रिस्पॉन्स स्ट्रेटजीज, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। यानी ये क्या बोल रहे हैं कि पूरे पूरे प्रोजेक्ट पे वी विल कीप ऑन अपडेटिंग द रिस्क रजिस्टर बाय एडिंग द रिजल्ट ऑफ दीज प्रोसेसेस। अभी हम भले ही आइडेंटिफाई रिस्क पे पहुंचे हैं, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड दैट ऑल दीज प्रोसेसेस आर इंटरएक्टिव एंड इटरेटिव प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आइडेंटिफाई रिस्क के बाद हम क्वालिटेटिव पे जाएंगे,
क्वालिटेटिव का आउटपुट भी अपडेट रजिस्टर होगा, क्वांटिटेटिव का आउटपुट भी अपडेट रिस्क रजिस्टर होगा, जबकि रिस्क रजिस्टर हमने यहाँ बना लिया था। ठीक है ना? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दीज प्रोसेसेस आर इंटरेक्टिव एंड इटरेटिव। With the result of performed quantitative process, the risk register serves as input to the estimate cost process for contingency planning. ये बात समझ में आई आपको? ये लाइन समझ में आई? ये कहना चाह रहे हैं कि with the result of performed quantitative risk analysis, यानी रिस्क को हम क्वांटिफाई कर सके। क्वांटिफाई कर सके मतलब कंटिजेंसी कैलकुलेट कर सके। जैसे क्वांटिफाई करने का मतलब हुआ कि इसकी इस रिस्क की प्रोबेबिलिटी 0.5 है और इम्पैक्ट 1 लाख है, तो इसका मतलब ईएमवी कितना हुआ? 0.5 इंटू 1 लाख यानी 50,000। तो 50,000 अगर हम कॉस्ट में जोड़ देंगे तो वो कंटिजेंसी हो गई हमारी, है ना? तो क्वांटिफाई कर दिया हमने। एक तो हम बोले कि रिस्क, बहुत ज्यादा रिस्क है वहां पे और बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है, ये क्वालिटेटिव हुआ। एक बोले हम 0.5 रिस्क है, 0.5 प्रोबेबिलिटी है और 1 लाख का इम्पैक्ट है, ये क्वांटिटेटिव हुआ। ये बात समझ में आई क्या आपको? यस सर। ये बात आ गई? ठीक है ना? तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम ये देखते हैं कि ये बहुत ज्यादा है, बहुत कम है, हाई है, लो है, मीडियम है। जो हमने देखा था ना, हाई, लो, मीडियम। ठीक है? तो इसके बाद जो आइडेंटिफाई करने के बाद, रिस्क रजिस्टर बनाने के बाद हमें लिस्ट ऑफ आइडेंटिफाई रिस्क मिलेगा और लिस्ट ऑफ पोटेंशियल रेस्पॉन्स मिलेगा। क्यों मिलेगा लिस्ट ऑफ पोटेंशियल रेस्पॉन्सेस? रेस्पॉन्स का क्या मतलब है? रेस्पॉन्स का मतलब क्या है कि अगर रिस्क अकर होती है तो हम क्या करेंगे। जैसे अगर बारिश हो गई तो हम क्या करेंगे, बारिश के लिए हमने क्या रेस्पॉन्स प्लान किया है। ये बात समझ में आई कोई, है ना? मेरे को समझा के बताओ दोनों का मतलब क्या हुआ। लिख ली। पहले से ही सोच लिया है ना, पहले से ही सोच लिया है ना। जैसे हमने पहले से ही सोच लिया कि यार ये जैसे बहुत मोस्ट कॉमन है, जैसे बारिश में आप फाउंडेशंस नहीं कर सकते, है ना? कंस्ट्रक्शन की बात अगर कम करें तो इसमें रिस्पॉन्स क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा रिसोर्स लगा के बारिश आए उससे पहले ही फाउंडेशन से ऊपर आ जाओ। ये रिस्पॉन्स हुआ कि टू इंक्रीज द वर्क, है ना, टू फिनिश द वर्क ऑफ फाउंडेशन बिफोर द रेन स्टार्ट्स। ठीक है ना? अब मान लीजिए कोई रिस्क है एक शेड्यूलर की, कि आपकी कंपनी में एक शेड्यूलर है, उसकी एट्रिशन की रिस्क है आपको, तो उसका एट्रिशन के लिए क्या करेंगे? क्या रिस्पॉन्स होगा कि भाई ये 2, 4, 6 महीने में छोड़ के जा सकता है, तो क्या करेंगे हम? 4 लोगों को और सिखा दो शेड्यूलिंग उसी से। तो ये रिस्पॉन्स हुआ कि इवन इफ ही लीव्स, आपके पास 4 शेड्यूलर मौजूद है, उसके जितने एक्सपर्ट नहीं होंगे भले, लेकिन फिर भी उसका इम्पैक्ट तो मिनिमाइज कर ही दिया आपने। तो ये सब इसमें काउंट होता है। ये प्राइमावेरा का ही सॉफ्टवेयर का वो है स्क्रीनशॉट। टर्म्स रिलेटेड टू प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट, दीज आर द टर्म्स। प्रोजेक्ट रिस्क आईडी क्या है, रिस्क नेम क्या है, रिस्क कैटेगरी क्या है, रिस्क टाइप क्या है, रिस्क का स्टेटस क्या है, रिस्पांस टाइप, रिस्क ओनर, आइडेंटिफाइड बाय, आइडेंटिफाइड ऑन, एक्सपोजर स्टार्ट्स ऑन विच डेट, एक्सपोजर फिनिशेस ऑन विच डेट, डिस्क्रिप्शन। आप देखेंगे ये प्राइमावेरा से लिया है हमने। रिस्क 1 2 3 4 5 6 7। रिस्क नेम जैसा आपने देखा WBS में और एक्टिविटी में आ रहा था, वैसा क्या वैसा आ रहा है। रिस्क कैटेगरी, रिक्वायरमेंट्स, रिसोर्स, फंडिंग, सब कॉन्ट्रैक्टर। रिस्क टाइप, टाइप में आ गया पॉजिटिव या नेगेटिव, थ्रेट और अपॉर्चुनिटी। रिस्क स्टेटस में प्रपोज्ड है या अकर्ड है। रेस्पॉन्स टाइप, रिस्क ओनर। ये चार्ट समझ में, ये दोनों चीज समझ में आई क्या आपको? थोड़ी बहुत, 100% नहीं आई होगी, बट क्या मतलब इसका समझ में आ गया, है ना? यस सर, क्लियर है सर। ठीक है ना? तो ये यू कैन डू रिस्क मैनेजमेंट थ्रू प्राइमावेरा। ठीक है? हालांकि इस कोर्स का हम पार्ट नहीं रखेंगे इसको, है ना, बिकॉज ये उसमें स्टैंड अलोन में ये नहीं काम करता है। वी कैन जस्ट फील इट के हाउ वी मैनेज। ठीक है? ये सैंपल रिस्क रजिस्टर है।
है ना? क्या क्या लिखा है देखो इसमें, एनीबॉडी प्लीज रीड इट। ठीक है, तो अब देखो रिस्क के क्या क्या टाइप हो सकते हैं, पढ़ के देखो एक बार। अब आपको समझ में आ गया, ये देखो हमने जो जो पढ़ा था वही हो रहा है ना। ये तो रिस्क का नाम हो गया, बॉक्स हो गया। ये कौन से बॉक्स में जाएगा? ये प्रोबेबिलिटी है और ये इम्पैक्ट है। ये प्रोबेबिलिटी है, ये इम्पैक्ट है। सॉरी सॉरी, उल्टा बोल रहा हूं मैं। लाइकलीहुड इज प्रोबेबिलिटी, कंसीक्वेंस इज इम्पैक्ट। ये इम्पैक्ट है, ये प्रोबेबिलिटी है। और प्रोबेबिलिटी इसको क्या, ये रैंक हो गई, तीन टाइप की रैंक थी ना अपनी, तीन टाइप की, मीडियम हाई लो। ठीक है, अब आप नोटिस करो, है ना, मीडियम रिस्क, एक्सेप्ट कंट्रोल, एक्सेप्ट कंट्रोल, एक्सेप्ट कंट्रोल, ये इन्होंने स्ट्रेटेजी दिया। ठीक है, सम ट्रेनिंग मटेरियल नॉट रेडी फॉर इंक्लूजन पायलट, a representative group is not available, like that there can be types of risk. Third comes perform qualitative risk analysis. क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस का मतलब अगेन हुआ कि, है ना, ये इससे हमें पता चलेगा हाई प्रायोरिटी रिस्क कौन सी है, मीडियम, अभी देखा था ना अपन ने तीनों। ये इस प्रोसेस का आउटपुट है, ये इस प्रोसेस का। दिस इज प्रोसेस ऑफ प्रायोरिटाइजिंग रिस्क फॉर फर्दर एनालिसिस और एक्शन। क्या मतलब हुआ फर्दर एनालिसिस? हाई प्रायोरिटी को तो फर्दर एनालिसिस पे जाएंगे और एक्शन लो प्रायोरिटी पे जाएंगे, बाय असेसिंग एंड कंबाइनिंग देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence। तो रिस्क प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं इसमें। ठीक है, जो रिस्क प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट मैट्रिक्स बनाते हैं, ये देखिए, ये जो हमने बनाया है। सो दिस इज हाउ वी डू द क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस। This is for negative impact, positive impact. Probability. This is probability medium, high, very high, low, very low, very high, high, medium, low, very low, है ना? ये समझ में आ रहा है? ये चार्ट समझ में आ रहा है? अब आप देखिए, दिस इज द एरो ऑफ अटेंशन, जो रेड है दिस इज द एरो ऑफ अटेंशन, ये बात है। सो क्वालिटेटिव, अब जो एरो ऑफ अटेंशन में जो आ रही है ना रिस्क, उनको फर्दर एनालाइज करेंगे, क्वांटिटेटिव में ले जाएंगे। रिस्क अर्जेंसी असेसमेंट और होता है इससे, ये करेंगे। तो अर्जेंसी असेसमेंट का मतलब यही है कि कौन सी रिस्क नियर टर्म है, कौन सी फार टर्म है, कौन सी तुरंत आने वाली है और कौन सी बाद में आएगी। तो जो तुरंत आने वाली है उस पर जल्दी ध्यान देना पड़ेगा हमें, जो देर से आएगी उस पर हम बाद में भी ध्यान दे सकते हैं। ये मतलब है इसका। ठीक है, तो आउटपुट इज रिस्क रजिस्टर अपडेट्स। मैंने जैसे बताया था आपको, रिस्क रजिस्टर, अगर आपसे पूछा जाए कि रिस्क रजिस्टर इज क्रिएटेड इन विच प्रोसेस, तो क्या आंसर होगा? प्लान रिस्क मैनेजमेंट। नो, आइडेंटिफाई रिस्क में हुआ था ना आउटपुट उसका, यस सर। है ना? प्लान रिस्क मैनेजमेंट में उसका उसका फॉर्मेट हो सकता है ना? फॉर्मेट होगा कि हम कौन सा फॉर्मेट यूज करेंगे रजिस्टर के लिए, लेकिन वो रजिस्टर क्रिएट जिसको बोलते हैं कि जिसमें लिखेंगे वो आइडेंटिफाई रिस्क में लिखेंगे। फिर हर प्रोसेस में अपडेट होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि उसकी जो आगे की इंफॉर्मेशन है रजिस्टर में अपडेट करते जाएंगे। तो कौन कौन सी अपडेट करेंगे? जो रिस्क हमने 1 से 100 तक की थी उसमें प्रायोरिटाइज रिस्क फॉर फर्दर एनालिसिस। क्या मतलब हुआ इसका? नहीं 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 नहीं, प्रायोरिटाइज रिस्क मतलब वो जो हाई वाली रिस्क, ये समझो ना इसको। ये रिस्क प्रायोरिटाइज रिस्क है, ये रिस्क प्रायोरिटाइज्ड है। ये लो प्रायोरिटी रिस्क है, ये मीडियम प्रायोरिटी रिस्क है। ठीक है ना? तो आप समझने की कोशिश करें कि जो जो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है और इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है जिन रिस्क का, वो प्रायोरिटाइज्ड रिस्क है, उनको फर्दर एनालिसिस के लिए ले जाएंगे। बात समझे? यस सर। यस सर।
ठीक है। और जो मीडियम प्रायोरिटी रिस्क है उनको यहीं पे इसी जगह पे रेस्पॉन्स प्लान कर लेंगे उनका, कि इनका अगर ये होती है तो क्या रेस्पॉन्स होगा। और जो लो प्रायोरिटी रिस्क है उनको वॉच लिस्ट में डाल देंगे। वॉच लिस्ट मतलब जब आएगी जब देखेंगे, अभी कुछ नहीं करना है। ये बात समझ में आई। और एक लिस्ट ऑफ अर्जेंट रिस्क बना देंगे कि जो रिस्क बिल्कुल नियर टर्म में आ रही है वो क्या है। तो ये चार, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस, तो ये मालूम होना चाहिए आपको। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है ये याद यस हो, सर। लेकिन कॉम्बिनेशन बना के बताया जाए तो ये मालूम होना चाहिए आपको कि ये याद आ जाए आपको। ठीक है, मतलब जैसे जैसे ये हो सकता है क्वेश्चन कि ये ए बी सी डी, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ रिस्क रजिस्टर, 1 2 3 4 और 5 बोल दिया, ऑल ऑफ देम, या 5 बोल दिया, 1 2 3 ऑफ देम, और 6 बोल दिया ऑल ऑफ 1 2 4। तो यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा आपको कि यार 1 2 3 सही है या 1 2 4 आएगा। तो वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको याद रखना है कि ये तीन टाइप की रिस्क जो है इसमें, और अर्जेंट रिस्क भी है। लो प्रायोरिटी, मीडियम प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी भी है, और अर्जेंट रिस्क भी है। ठीक है। नाउ कम्स क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस, परफॉर्म क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस। इसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस करते हैं इसका, आइडेंटिफाइड रिस्क का। और है ना, इफ, और अगर अगर ये जरूरी नहीं है तो इस प्रोसेस को स्किप कर देते हैं। यानी जो जो 100 रिस्क है उसमें से केवल 20 रिस्क के लिए, ये 20%, टॉप 20 टॉप 10 रिस्क उसके लिए ही करेंगे केवल ये। क्योंकि इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, इट रिक्वायर्स ए हाई स्किल, बहुत ज्यादा स्किल्स की जरूरत है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें क्या करते हैं, दिस प्रोसेस इज परफॉर्म ऑन रिस्क दैट हैव बीन प्रायोरिटाइज्ड, अगेन देखो प्रायोरिटाइज्ड बाय द परफॉर्म क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस एज पोटेंशियली एंड सब्सटेंशियली इंपैक्टिंग द प्रोजेक्ट कॉम्पिटिटिव। इसमें एक टर्म है एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू एनालिसिस, ईएमवी एनालिसिस करते हैं इसका। ईएमवी क्या है, कोई बताएगा ईएमवी क्या है? प्रोबेबिलिटी इनटू इम्पैक्ट, प्रोबेबिलिटी इनटू इम्पैक्ट यस सर, प्रोबेबिलिटी तो। बताया ना, पी इंटू आई। ठीक है ना, पी इंटू आई इज ईएमवी। तो ये ईएमवी ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर एक्सप्रेस्ड एज पॉजिटिव वैल्यूज व्हाइल दोज ऑफ थ्रेट्स आर एक्सप्रेस्ड एज नेगेटिव वैल्यूज। EMV for project is calculated by multiplying the probability of each outcome occurring by the value of each possible outcome. यानी EMV is equal to P into I. ठीक, a goal of perform quantitative analysis is eventually reallocate money in the cost baseline. पिछले बार भी बात की थी ये contingency reserve. To do this, the qualitative impact scales of PI metrics are converted to actual cost for each deemed in the preceding process to be high priority. अब देखो आगे ये एग्जांपल लिया हमने, ये कैलकुलेशन करते हैं व्हाट इज द टोटल EV ऑफ द प्रोजेक्ट। रिस्क ए, है ना, इसको समझने की कोशिश करो और पढ़ के देखिए अब क्या कह रहा है ये। एक एक करके बताओ, आप तीन जने एक एक करके बताओ। पहला ए क्या है, बी क्या है, सी क्या सर 20। है। तो ये अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट है? अपॉर्चुनिटी पॉजिटिव रिस्क है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव रिस्क के लिए प्लस का साइन यूज करेंगे जैसे पहले बताया है ना। ठीक है। हाँ हाँ। ठीक है। हाँ, तो अब आप देखिए ईएमवी, रिस्क ए की ईएमवी क्या हुई? सर यस सर। हाँ, ये क्लियर है, समझ में आ गया आपको ये? यस सर, किसको नहीं क्लियर आया है। समझ में, ये पूछो। ये किसको समझ में नहीं आया ये एग्जांपल? आ गया।
भाई either all will say yes. यस सर, यस सर। यस सर, क्लियर है सर। क्लियर है ना? चलिए, नाउ वी कम टू प्लान रिस्क रेस्पॉन्सेज, यानी कि क्या करेंगे अपन अगर रिस्क हैपन होगी। इफ रिस्क हैपन्स व्हाट विल बी अवर रिस्पॉन्स। बारिश आएगी तो छाता खोल लेंगे, ठीक है ना, छाता लेके चलो। तो द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ऑप्शंस एंड एक्शंस टू एनहांस द अपॉर्चुनिटीज एंड टू रिड्यूस थ्रेट्स टू प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, दिस इज द प्रोसेस। ओके, अब आप देखिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए रिस्पॉन्सेज हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव के लिए ये है अवॉइड, ट्रांसफर, मिटिगेट, एक्सेप्ट। पॉजिटिव के लिए एक्सप्लॉइट, एनहांस, exploit, enhance, share and accept। इज इट क्लियर? आपको टर्मिनोलॉजी से पता चलता है कि कौन बताएगा। अवॉइड का क्या मतलब हुआ? है ना, एक्सेप्ट का उल्टा हो गया, आई डोंट वांट टू अवॉइड। तो कई बार प्रोजेक्ट छोड़ देते हैं कि आप कोई मकान बना रहे हो, अपना प्लॉट लिया आपने, किसी ने कहा कि भाई ये टोंक रोड साइड में मकान ले तो लिया आपने, लेकिन यहाँ पीने के पानी में फ्लोराइड बहुत ज्यादा है, और ये फ्लोराइड आपको हेल्थ की रिस्क है आपको यहाँ मकान बनाने से। तो पता चला आपने कहा छोड़ो यार, मैं कहीं और प्लॉट ले लेता हूँ, यानी वो प्रोजेक्ट आपने अवॉइड कर दिया। इवन द प्रोजेक्ट्स गेट अबेंडन्ड इफ देयर इज हाई रिस्क, सो दिस इज कॉल्ड अवॉइड। या फिर आपने कहा कि ग्रेनाइट से महंगा हो जाएगा मतलब हमारा मकान, तो यू विल नॉट यूज ग्रेनाइट, दिस इज कॉल्ड अवॉइड। ट्रांसफर का क्या मतलब हुआ? यस सर। है हाँ, रिस्क ट्रांसफर का मतलब यह है कि जो रिस्क आपको, जो अनसर्टेनिटी है, वो आप किसी और को दे दो कि भाई, है ना, आई डोंट वांट टू हैव एनी अनसर्टेनिटी, whatever uncertainty is there, somebody else will have to pay for it। तो निश्चित है उसको कुछ ना कुछ इंसेंटिव देंगे आप तक। जैसे इंश्योरेंस कराते हैं, इंश्योरेंस का मतलब हमने, है ना, थेफ्ट का इंश्योरेंस कराते हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर चोरी हो जाए, चोरी की रिस्क है, लेकिन आपकी रिस्क ट्रांसफर कर दिया आपने थोड़े सा प्रीमियम देके। आपने 1 लाख रुपए पे 2,000 रुपए दिए, 2% ओनली, 2,000 रुपीज, तो आपकी रिस्क खत्म हो गई, नो अनसर्टेनिटी। अगर आपका सामान खो जाता है, 1 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी देगी आपको। व्हीकल इंश्योरेंस कराते हैं हमें ना, मकान में आपको रिस्क है कि यार 50 लाख लगेंगे या 60 लाख, आपने 50 लाख में कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कॉन्ट्रैक्टर को, तो आपने रिस्क को ट्रांसफर कर दिया। ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर, आगे सर। देन कम्स मिटिगेट। रिस्क को मिटिगेट करना, मिटिगेट का मतलब है या तो प्रोबेबिलिटी कम कर दें उसकी, या इम्पैक्ट कम कर दें, ताकि ईएमवी कम हो जाए, ठीक है ना। जैसे बारिश तो रुकेगी नहीं, बारिश तो आ ही सकती है, आप छाता लेके निकल जाए, तो छाते से आप उतना ज्यादा नहीं भीगेंगे कि बीमार हो जाए, तो आपने इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर दिया, मिनिमम कर दिया, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। और क्या है कि आपने का रिस्क है यार, ये जो है ट्रेन मिस कर सकता हूं मैं, तो आपने प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट को कैसे, इसमें प्रोबेबिलिटी को कम कर सकते हो आप, कि आधा घंटा लगता है जनरली, ट्रैफिक जाम मिल सकता है जो आपको आधा घंटा और खराब कर सकता है, तो आप 1.5 घंटे पहले ही निकल गए, है ना, यू लेफ्ट होम 1.5 hours बिफोर द ट्रेन, तो आपने क्या किया, प्रोबेबिलिटी को बिल्कुल जीरो कर दिया, मिनिमाइज कर दिया उसको। लेट होने की को लेट हो ही नहीं सकता, मैं कितना लेट होऊंगा, ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक जाम में आधा घंटा फंसूंगा, तो दिस इज कॉल्ड मिटिगेशन। देन कम्स एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब है देखा जाएगा, कोई बात नहीं, लेट इट हैपन, वॉट एवर इट कम्स, आई एम टेकिंग द रिस्क। जैसे बारिश में निकल गए, है ना, कि भाई आएगी तो भीग जाएंगे यार, कौन सा क्या फर्क पड़ जाएगा, कोई बात। ये चारों आपको रिस्पॉन्स समझ में आए?
है ना, चारों Yes, sir. रिस्पॉन्स। अब ये पॉजिटिव में होता है एक्सप्लॉइट, अवॉइड का उल्टा है एक्सप्लॉइट। कि आपको लगा कि यार ये जो है आप कोई प्लॉट खरीद रहे हो, और है ना, अभी इसमें उल्टा था कि आप कोई प्लॉट ले रखा है आपने, और वहां पे फ्लोराइड है पानी में, और वो आपको रिस्क पहुंचा सकता है। अब आप प्लॉट ले रहे हो, 200 गज का ले रखा है आपने, और पता चला कि वहां पे पास में फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म आने वाली है, या कोई एयरपोर्ट आने वाला है 2 किलोमीटर पे, या कोई और कोई रिंग रोड पास में से निकलने वाली है, तो अपॉर्चुनिटी हो गई वो कि यार दाम बढ़ जाएंगे एकदम। तो आपने एक्सप्लॉइट करने के लिए क्या किया, एक और प्लॉट ले लिया कि अब तो मैं डबल, है ना, दो प्लॉट पे बनाऊंगा मकान, एक को बेच दूंगा जब एक, या जमीन बेच दूंगा एक की, या मैं 1 साल बाद बनाऊंगा, पहले जमीन खरीद लेता हूँ जो पैसा है मेरे पास, इसके दाम बढ़ेंगे, इसको बेच के मैं मकान बनाऊंगा। दिस इज कॉल्ड एक्सप्लॉइट ऑफ द अपॉर्चुनिटी, एक्सप्लॉइट ऑफ द रिस्क। एनहांस में क्या होता है कि आपने प्रोबेबिलिटी या इम्पैक्ट उसका बढ़ा दिया, जो ट्रांसफर का है ना, ये मिटिगेट का उल्टा है एनहांस, और ट्रांसफर का उल्टा है शेयर। शेयर का क्या मतलब हुआ कि ये दाम बढ़ सकता है प्लॉट का, लेकिन 800 गज का प्लॉट अवेलेबल है बगल में, और वो आपकी कैपेसिटी से बाहर है, तो आप क्या करेंगे, आप किसी दोस्त से, आसिफ बात करेगा रजत से कि यार दोनों मिलकर ले लेते हैं, या तीसरे को भी मिला लेते हैं, ये अपने बस की अकेले के नहीं है। तो वी शेयर दी अपॉर्चुनिटी लाइक दैट, जो हमारे अकेले के बस की नहीं है कोई अपॉर्चुनिटी शेयर करना, तो देन वी शेयर इट। और एक्सेप्ट का मतलब अगेन एज इट इज बी एक्सेप्टेड। दिस इज क्लियर। सो दीज आर ठीक है सर. स्ट्रेटेजीज फॉर नेगेटिव रिस्क और थ्रेट्स, ये अवॉइड, ये सब मैंने कवर किया अभी, आपको पढ़ लेना आप। एक्सेप्टेंस, है ना। अब इसमें दिखाया कि कौन से केस में कौन सा रिस्पॉन्स हम नॉर्मली लेते हैं। तो अवॉइड कब करते हैं, जब हाई प्रोबेबिलिटी हाई इम्पैक्ट है ना। हमने जैसे मकान के केस में अवॉइड किया क्योंकि फ्लोराइड होने की हाई प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट भी हाई है, हेल्थ पे आ रहा है। ट्रांसफर हम कब करते हैं, जब लो प्रोबेबिलिटी और हाई इम्पैक्ट हो। जैसे इंश्योरेंस कब कराते हैं, लो प्रोबेबिलिटी है, एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी लो है और इम्पैक्ट हाई है, तो ट्रांसफर हमने इंश्योरेंस। मिटिगेट कब कराते हैं, जब हाई प्रोबेबिलिटी लो इम्पैक्ट है, जैसे बारिश है, बारिश की हाई प्रोबेबिलिटी है, इम्पैक्ट लो है, ठीक है, मिटिगेट कर देते हैं इसको। एक्सेप्ट कब करते हैं, जब लो प्रोबेबिलिटी लो इम्पैक्ट है, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ वी टेक गिव रिस्पॉन्सेज। ये एक एग्जांपल है कि मान लीजिए एक आपका प्रोजेक्ट है जिसमें रिक्वायरमेंट ये कि somebody has to jump from this cliff, somebody has to jump, ये रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट की, ये प्रोजेक्ट है। तो अवॉइड का मतलब हुआ कि यू आर अवॉइडिंग इट, यू आर लीविंग दिस, नहीं नहीं मैं तो जा रहा हूं, आई विल नॉट जंप फ्रॉम दिस क्लिफ, दिस इज अवॉइड। मिटिगेट का मतलब है आपने किसी को बोला नीचे आवाज देके कि यार जरा स्टूल लगा दे, चोट कम लगेगी, अगर चोट लगेगी तो कम लगेगी, दैट इज मिटिगेट। ट्रांसफर का मतलब है आप देख रहे हैं इसके हाथ में पैसा, ये किसी और को दे रहा है कि भाई तू कूद जा यार, इज आस्किंग, है ना, ये इसको कन्विंस कर रहा है कि भाई ये पैसे ले ले तू कूद जा। एक्सेप्ट का मतलब है होगा जो देखा जाएगा, कूद गया। ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है भाई, ठीक है। तो ये पॉजिटिव रिस्क के लिए है, अपन ने बात कर ली है, ठीक है। तो रिस्क रजिस्टर अपडेट्स, अगेन जो है रिस्पॉन्सेज को हम ऐड कर देंगे रिस्क रजिस्टर में, है ना। रिस्क ओनर्स को डाल देंगे, असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल देंगे, एग्रीड अपॉन रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजीज डाल देंगे, स्पेसिफिक एक्सेस टू इम्प्लीमेंट द चोजन ट्रिगर कंडीशन सिम्टम्स, ये सब डाल के अब आता है छठा प्रोसेस, इंप्लीमेंट रिस्क रिस्पॉन्सेज। ये एग्जीक्यूशन में आएगा। एग्जीक्यूशन में वी हैव टू मेक श्योर कि जो कुछ भी हमने रिस्पॉन्सेज प्लान किए हैं, चाहे वो ट्रांसफर प्लान किया है, चाहे मिटिगेट प्लान किया है, आर वी डूइंग इट। छाता खरीदने की बात हुई थी, छाता खरीद लिया क्या, है ना। नीचे स्टूल लगाने की बात हुई थी, स्टूल लगा लिया क्या। तो द प्रोसेस ऑफ इंप्लीमेंटिंग द एग्रीड अपॉन रिस्क रिस्पॉन्स प्लान्स। नाउ कम्स मॉनिटर रिस्क। मॉनिटर रिस्क में हम एक्चुअली देखते हैं कि जो हमने रिस्क प्लान किया था और इंप्लीमेंट किया था, वो सेम इंप्लीमेंट किया, सेम रिजल्ट आए हमें, सेम, है ना। वो उससे रिस्क को हम वाकई हैंडल कर पाए,
या नहीं कर पाए, क्या हमें प्लान को चेंज करना जरूरी है या हमें इम्प्लीमेंटेशन को चेंज करना जरूरी है, ये सब मॉनिटर रिस्क में आता है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटिंग ऑफ एग्रीड अपॉन रिस्क रिस्पॉन्स प्लान, ट्रैकिंग द आइडेंटिफाइड रिस्क। So we need to track the identified risk, identifying and analyzing new risk. So कई बार रिस्क में न्यू रिस्क भी पैदा होती है क्योंकि नए नए स्टेक होल्डर्स ऐड होते हैं, नए नए कई बार स्कोप में चेंजेस आते हैं, और कई बार जो चेंजेस हुए हैं, रिस्क अकर हुए हैं, उनकी वजह से भी नई रिस्क आ सकती है। एंड इवेल्युएटिंग रिस्क प्रोसेस इफेक्टिवनेस थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, के जो भी रिस्क प्रोसेस है उसकी इफेक्टिवनेस का इवेल्यूशन करते हैं, दैट कम्स इनटू मॉनिटर रिस्क। तो इसमें क्या आता है, रिस्क रीअसेसमेंट। रिस्क इसका मतलब क्या है कि एवरी मंथ, एवरी 15 डेज, periodically we will keep on doing reassessment of the risk, whether it is occurring the same way we have planned, whether we are implementing the risk responsible the way we planned, ये सब इसमें हम रिस्क रीअसेसमेंट में करते हैं। रिस्क ऑडिट, किसी भी ऑडिट का मतलब है टू मेक श्योर दैट द स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स आर बीइंग फॉलोड। फाइनेंशियल ऑडिट का मतलब है टू मेक श्योर द स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स फॉर फाइनेंस आर बीइंग मेंटेन द सेम वे। रिस्क ऑडिट का मतलब है कि रिस्क मैनेजमेंट के जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं। सो एग्जामिन एंड डॉक्यूमेंट द इफेक्टिवनेस ऑफ रिस्क responses, the effectiveness of project risk management approach. So for this, project manager is responsible. Risk audits may be included during routine project review meetings. Okay, so monthly meetings में हम risk audits को भी डाल सकते हैं। वेरिएंस एंड ट्रेंड एनालिसिस, ये टेक्निक जो है बहुत कॉमन टेक्निक है मॉनिटरिंग के लिए। वेरिएंस एंड ट्रेंड एनालिसिस का क्या मतलब हुआ, वेरिएंस एट किसी भी स्टेज पे प्लान और एक्चुअल में क्या डिफरेंस है उसको वेरिएंस कहते हैं। दिस इज यूज्ड टू कंपेयर एक्चुअल रिजल्ट टू प्लान रिजल्ट। ट्रेंड एनालिसिस का मतलब है ट्रेंड इन प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूशन शुड बी रिव्यूड यूजिंग परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन। इसके लिए मैं एक एग्जांपल बता, आपको आप में से किसी को समझ में आया कि ट्रेंड एनालिसिस किसको कहते हैं? ट्रेंड, अच्छा हम बात कर रहे थे ट्रेंड एनालिसिस की। ट्रेंड क्या होता है, जैसे आइडियल टेम्परेचर क्या है हेल्दी हेल्दी पर्सन के लिए, क्या है? एनीवन प्लीज? यस सर। आइडियल टेम्परेचर क्या है, जैसे 98.6 मान ले, यस सर। ठीक है। अच्छा, अब वेरिएंस है, मतलब मान लीजिए 100 डिग्री टेम्परेचर है, तो हाउ मच इज द वेरिएंस? 1.4 डिग्री, ठीक है। दिस इज ए वेरिएंस, वेरिएंस फ्रॉम प्लान्ड और प्लान, या फिर स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट हमारी इतनी है लेकिन टेम्परेचर 100 है, तो ये चिंता की बात है ना, बिकॉज इट इज ए वेरिएंस। मतलब ये वेरिएंस आ गया, 1.4 डिग्री ज्यादा है टेम्परेचर शरीर का जितना होना चाहिए, ठीक है, तो हमें चिंता हो जाती है। अब अगर मान लीजिए कोई बीमार आदमी है, उसको 3 दिन से 103 डिग्री बुखार है और चौथे दिन 101 पे आ गया, तो हम चिंता करते हैं या खुश होते हैं? हैप्पी हो हैं? सकता है सर। आवाज नहीं आई मेरे को। क्योंकि ट्रेंड ट्रेंड पॉजिटिव है, मतलब ट्रेंड क्या है, ट्रेंड ये है पहले गैप, पहले वेरिएंस ज्यादा था, अब वेरिएंस कम हो रहा है, इसका मतलब ट्रेंड इज बेटर, ट्रेंड इंप्रूविंग है। दिस इज कॉल्ड ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए पहले महीने में 15 दिन का ही काम हुआ और दूसरे महीने में 20 दिन का काम हुआ, तो दूसरे महीने में भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, लेकिन ट्रेंड एनालिसिस कहता है कि वी आर इंप्रूविंग। ये बात समझ में आई आपको? यस। नाउ है कोई आप में से कोई एग्जांपल देके बताओ मुझे। ट्रेंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सारे मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग में सब में काम आएगा ट्रेंड एनालिसिस। हाँ हाँ
ठीक है ना, मतलब नाउ दिस इज क्लियर ना, ये दिमाग में क्लियर है कि हम दो चीजों से एनालिसिस करते हैं इसका, वेरिएंस एंड ट्रेंड एनालिसिस। वेरिएंस एक पर्टिकुलर स्टेज में क्या डिफरेंस है स्टैंडर्ड से या प्लांट से, वो देखते हैं। और ट्रेंड ये है कि अगर पिछले 2-3 बार के वेरिएंसेस को देखें हम, तो वेरिएंस कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। जैसे 103 डिग्री के केस में हमारा वेरिएंस 4.4 था और 101 के केस में 2.4 रह गया, यानी 4.4 वेरिएंस से 2.4 रह गया। ट्रेंड इज इंप्रूविंग, ट्रेंड अच्छा है, पॉजिटिव है, ठीक है। रिजर्व एनालिसिस, रिजर्व एनालिसिस किसको कहते हैं कि जो रिजर्व हमने रखा था रिस्क के लिए उसको कंज्यूम हुआ या नहीं। जैसे आपने माना कि 10,000 रुपए इस महीने में खर्च करने हैं, या टूर पे आप कोई टूर पे गए हैं, आपने कहा 50,000, ये 10 दिन का टूर करने गए, 2-4 कंट्री घूमने हैं आपको, आपने सारे टिकट्स के बाद आपने 50,000 रुपये पास में रख लिए और फिर 10,000 रुपये और रख लिए रिजर्व। तो रिजर्व एनालिसिस का मतलब है कि आर यू कंज्यूमिंग द रिजर्व, या रिजर्व बच गए आपके पास, कितना रिजर्व कंज्यूम हुआ है ना। तो एक्टिविटी वाइज कितना रिजर्व कंज्यूम हो रहा है, दिस इज कॉल्ड रिजर्व एनालिसिस। So throughout the execution of the project, some risk may occur with positive or negative impacts on budget or schedule. Reserve analysis compares the amount of contingency reserve remaining to the amount of risk remaining. तो हमारे पास कितना टाइम रह गया है या कितनी रिस्क रिमेन रह गई है और कितना कंटिजेंसी हमने कंज्यूम कर लिया। यानी पूरे प्रोजेक्ट पे मान लीजिए 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है और हमने कंटिजेंसी 10 लाख की रखी थी और प्रोजेक्ट आधा हो गया, तब तक हमने कंटिजेंसी 5 लाख की रखी थी। तो क्या वो 5 लाख की कंटिजेंसी कंज्यूम हुई है या 4 की हुई है, 6 की हुई है। दिस इज कॉल्ड रिजर्व एनालिसिस। ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। नाउ द बेटर यू प्रिपेयर फॉर रिस्क, द मोर सिक्योर योर प्रोजेक्ट इज अगेंस्ट द अननोन्स। मैनेज योर रिस्क, अदरवाइज रिस्क